इमेजिन करिए एक ऐसा देश या एक छोटा आइलैंड जहाँ के लोगों के पास खुद का पीने का पानी नहीं था, ना खुद का नेचुरल रिसोर्स, ना खुद की आर्मी थी। वहाँ के लोग नशे में धुत थे। अनएम्प्लॉयमेंट था, पॉवर्टी था, जहाँ पे लोगों का खुद का खाने तक का नहीं था। आज वही छोटा सा देश दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट कंट्री में आता है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम, एज वन ऑफ द नंबर 1 एशियन कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये देश है सिंगापुर। With the Japanese victory at Singapore, the sun set on the British Empire in the east. The city was having a severe housing crisis, struggling to accommodate its growing population. Whoever governs Singapore must have that iron in him. Over 6 decades, Singapore has transformed itself from a colonial trading port to a buzzing financial center. Singapore is on track to hit its forecast of 6 to 7% economic growth. It's the wealthiest country in Asia and one of the richest in the world. सिंगापुर एक छोटा सा देश है। अगर आप वर्ल्ड मैप को जूम भी करोगे तो भी आपको ये नहीं दिखेगी। सिंगापुर मलेशिया कंट्री के साउथ डायरेक्शन में आता है। स्ट्रेट ऑफ जौहर मलेशिया और सिंगापुर को सेपरेट रखती है। सिंगापुर एक सिटी स्टेट है। सिंगापुर का टोटल एरिया 792 स्क्वायर किलोमीटर है। सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी 8387 लोग है पर स्क्वायर किलोमीटर। वही हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 492 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। सिंगापुर का नाम संस्कृत वर्ड से आता है, सिंगा यानी लायन और पूरा यानी सिटी यानी लायन सिटी। आज भी आप देखोगे सिंगापुर का जो नेशनल सिंबल है वो लायन का हेड है। सिंगापुर का सारा बॉर्डर है वो सब सी से कनेक्टेड है और उसकी लोकेशन ही इसे इम्पोर्टेंट बनाती है। एक तरफ है मलाक्का स्ट्रेट और एक तरफ है सुंदा स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट और सुंदा स्ट्रेट इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को नैरो पास से जोड़ती है। इन दोनों रूट में से मलाक्का स्ट्रेट काफ़ी छोटा पड़ता है, इसलिए इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इस रूट की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जाती है। ईयर 1509 से 1511 तक स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को पोर्चुगीज ने पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया था। इस एरिया में कई सारे पोर्ट होते थे जिसकी वजह से पोर्चुगीज का बिजनेस काफ़ी अच्छे ढंग से चलने लग गया था और वे काफ़ी फ़ायदा कमा रहे थे। और ईयर 1603 में डच कंपनी ने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया था। और वही दूर ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी वे साउथ ईस्ट एशिया में भी ट्रेड करना चाहती थी और ट्रेड करने के लिए इनको भी इस रूट की ज़रूरत थी। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र सिंगापुर में पड़ती है जो इसी रूट में आती है। तब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऑफिसर स्टैमफोर्ड रैफल्स को सिंगापुर भेजती है। उस वक्त सिंगापुर को जौहर सुल्तान कंट्रोल करते थे। स्टैमफोर्ड जौहर सुल्तान के साथ एक डील क्रैक करते हैं जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंगापुर में पोर्ट बनाने की अनुमति मिल जाती है। उसके बदले जौहर सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हर साल एक हैवी पेमेंट मिलेगा। पर बाद में ब्रिटिश एक ऐसी ट्रीटी साइन करती है जिसमें उन्हें पूरा सिंगापुर का कंट्रोल और अथॉरिटी मिल जाता है। ब्रिटिश अपने सिंगापुर पोर्ट में जहाज़ों को आकर्षित करने के लिए ये अनाउंस कर देती है कि कोई सा भी देश का शिप सिंगापुर में पोर्ट करता है उसे 1 रुपया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह से ब्रिटिश इसको फ्री पोर्ट बना देती है। इस अनाउंसमेंट की वजह से बहुत सारे देश की शिप सिंगापुर में पोर्ट करने लग जाती है और इस वजह से कई सारे देश यानी चाइना, इंडिया, मलेशिया के हर तरह के लोग यहाँ पे आने लग जाते हैं। इसकी वजह से सिंगापुर में चाइना, इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे बसने लग जाती है। अब सिंगापुर में कई सारे जहाज़ों के आने की वजह से अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। तब एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो है ड्रग्स। ब्रिटिशर्स पोर्ट के अलावा और भी कई सारे बिजनेस करते थे। उनमें से एक चीज था ओपियम। ब्रिटिश ओपियम को भारी मात्रा में ट्रेड करता था। ओपियम एक तरह का ड्रग था यानी नशा था। उस टाइम पे चाइनीज के लोगों को ओपियम की अच्छी खासी लत लग गई थी जिसका इफेक्ट सिंगापुर में ही पड़ा क्योंकि वहाँ पे चाइनीज पॉपुलेशन जो थी वो लेबर की तरह वहाँ पे काम करती थी। धीरे 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 सिंगापुर के लोगों को इस ओपियम की लत लग गई थी। ड्रग एडिक्शन की वजह से वहाँ पे क्राइम बढ़ता गया, लोग वहाँ पे चोरी करने लग गए थे। बहुत ही बुरा हाल हो चुका था सिंगापुर का। वर्ल्ड वॉर 2 ने सिंगापुर की और बुरी हालत कर दी।
advantage of low cloud, German fighter bombers skimmed over rooftops, bombing and machine gunning houses and streets. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. With the Japanese victory at Singapore, the sun set on the British Empire in the east. फरवरी 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज ने सिंगापुर और मलेशिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जापानीज ने सिंगापुर के कई सिविलियंस को मार डाल देते हैं और कई सारे सोल्जर्स को प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना दिया जाता है। पर ये जापानीज रूल सिंगापुर में सिर्फ 3 साल तक ही रहता है। साल 1945 में जापानीज वॉर हार जाता है ब्रिटिशर्स के साथ और ब्रिटिशर वापस सिंगापुर को अपने रूल में ले लेते हैं। जब ब्रिटिशर सिंगापुर को अपने रूल में लेते हैं तब तक सिंगापुर में 30,000 से ज़्यादा लोग ओपियम एडिक्ट हो जाते हैं। फूड शॉर्टेजेस होती है, पॉवर्टी होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, सारे बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। ब्रिटिशर्स को लगता है कि सिंगापुर के लोगों के लिए जो सही रहेगा वो है सेल्फ गवर्नेंस। लोग खुद अपने लीडर्स को चुने और डिसीजंस लें। 1959 में इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन को जीतते हैं ली कुआन यू। यूं वही शख्स है जिन्होंने सिंगापुर की काया पलट कर दी। ये सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ली कुआन यू का सिर्फ एक ही गोल था, सिंगापुर को मलेशिया से जोड़ना। क्योंकि सिंगापुर एक छोटा सा आइलैंड था, ना उसके पास खुद की सिक्योरिटी थी, ना खुद का नेचुरल रिसोर्स। तो ली का ये मानना था अगर सिंगापुर को मलेशिया से जोड़ दिया जाएगा, सिंगापुर को सिक्योरिटी भी मिल जाएगी और मलेशिया फाइनेंशियली सिंगापुर को सपोर्ट भी कर देगा। सन 1963 में सिंगापुर मलेशिया के साथ मर्ज हो जाता है। मर्ज होते समय मलेशिया ने सिंगापुर को एक कंडीशन रखी जिसमें सिंगापुर अपने 40% रेवेन्यू मलेशिया के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा और सिंगापुर इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। पर यह मर्ज की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। जब 1964 में मलेशिया में इलेक्शन हो रहा था, ली ने अनाउंस किया कि उनकी पार्टी PAP भी इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेगी। ये चीज़ मलेशियन के पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आई और साल 1964 में कम्युनल टेंशन भी बढ़ी और लोगों के रेस के नाम पे राइट्स भी देखने को मिले। और इन सब सिचुएशन की वजह से सिंगापुर मलेशिया से सेपरेट हो जाता है और कंट्री बन जाता है, वो है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। और इन सब कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ब्रिटिशर ये अनाउंस कर देती है कि वह 1967 में सिंगापुर को छोड़ के चल जाएगी। ये ली के लिए काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट था क्योंकि ब्रिटिशर्स ही थे जो सिंगापुर को डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी और वहाँ के सिविलियंस और लोगों को जॉब प्रोवाइड करती थी। ली ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वे थोड़ा टाइम दे ट्रांजिट करने के लिए क्योंकि सिंगापुर अभी इस माहौल पे नहीं है ट्रांजिट करने के लिए, और ब्रिटिशर्स मान लेते हैं और वे 1971 को एक लास्ट ईयर देते हैं ट्रांजिट करने के लिए। अब ली के पास कुछ ही सालों का वक्त था। ली जल्दी स्टेप्स लेना चालू करते हैं। वे पहले अपने आसपास के कंट्री के साथ तालमेल बिठाते हैं और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और 1967 में एक संगठन बनाते हैं, आसियान ग्रुप। आसियान ग्रुप का सिर्फ एक ही पर्पस था कि वे सारे देश एक साथ मिलकर कोऑपरेट करें जिससे पूरे रीजन में स्टेबिलिटी बरकरार रहे। ली जल्द ही समझ गए थे कि अगर एक देश को मजबूत बनाना है तो उनके लोगों के पास सही एजुकेशन होना चाहिए। सिंगापुर में कंपलसरी एजुकेशन लागू हो जाता है हर सिटीजन को। ली अब एक और स्टेप आगे लेते हैं, सिंगापुर को एक सेक्युलर मल्टी रेशियल नेशन बनाने का। ली इसके लिए कई सारे स्टेप्स लेते हैं। इनमें से है एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी। इसमें जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनका रेशियो फिक्स होगा जिसमें 22% मलेज रहेंगे, 84% चाइनीज़ रहेंगे, 10% इंडियंस और अदर माइनॉरिटी ग्रुप। जितनी नेशन की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बिल्डिंग में भी उतना ही रहेगा। दूसरी चीज़ जो देश को डेवलप रखता है वो है सफाई। देश को साफ रखने में भी सिंगापुर ने कई सारे कैंपेन्स बनाए। सिंगापुर गवर्नमेंट ने गंदगी फैलाने वालों पर भारी फाइन लगाया। ली अपनी सिंगापुर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जोरोंग टाउन कॉर्पोरेशन बनाते हैं यानी JTC। जोरोंग सिंगापुर के वेस्ट रीजन को कहते हैं। इसमें ली डिसाइड करते हैं कि वे इस रीजन को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। ली चाहते थे कि बाहर की कंपनी जो भी है वे सिंगापुर में आके अपना प्लांट लगाए। बाहर की कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए ली बहुत सारे ऑफर्स निकालते हैं। कुछ इंडस्ट्री को उन्होंने टैक्स हॉलिडे दे दिया, यानी इंडस्ट्री को कुछ सालों तक टैक्स भरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेबर का जो कंट्रोल है वो भी कंपनी के पास ही रहेगा। ली दुनिया के हर देश में जाते हैं जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जापान, USA। उन लोगों से वो मीटिंग करते हैं ताकि वे सिंगापुर में उनकी इंडस्ट्री सेटअप कर सकें। सिंगापुर ने बड़ी बड़ी ऑयल रिफाइनरी सेटअप किया जिसकी वजह से सिंगापुर अब दुनिया के ऑयल रिफाइनरी सेंटर भी बन गया है। धीरे धीरे सिंगापुर मलेशिया की डिपेंडेंसी से भी बाहर आ गया।
पर ली सिंगापुर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। वे सिंगापुर को दुनिया का सबसे अमीर कंट्री बनाना चाहते थे। ईयर 1973 में सिंगापुर ने ईडीपी लॉन्च किया। ईडीपी यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड। वे अनाउंस करती हैं कि जो भी इन्वेस्टर हाई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा उसे सिंगापुर की तरफ से 5 साल तक कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से कई सारी कंपनी सिंगापुर में आने लग जाती हैं। उन्होंने बड़े बड़े एमएनसी के साथ स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया ताकि सिंगापुर के लोग हाई वैल्यू स्किल सीख के उस इंडस्ट्री में काम कर सके। ली अब एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। I am calculating in terms of the next generation, in terms of the next 100 years, in terms of eternity. And believe you me, the next 1000 years, we will be here. वे सिंगापुर के लोगों को बोलते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, ताकि बाहर के देश सिंगापुर से हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदें, जिसमें कम मेहनत लगती है और ज़्यादा पैसे आते हैं, जिसकी बदौलत 1983 में सिंगापुर हार्ड डिस्क ड्राइव का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था। सिंगापुर ने इन सब के साथ टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर पे भी काम किया, जिसके बदौलत सिंगापुर का नाम दुनिया के सबसे सेफेस्ट और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन में आता है, जहाँ की पॉपुलेशन लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है, जहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा $156,000 होता है। यहाँ पे करप्शन और क्राइम ना के बराबर होता है। अगर सिंगापुर इस मुकाम तक पहुँच पाया है तो सिर्फ ली कुआन यू और सिंगापुर के लोगों की बदौलत की वजह से पहुँच पाया है। हमने सिंगापुर की कहानी तो सुन ली है, पर अंत में एक यही सवाल आता है, क्या ये चीज़ हमारे भारत में भी हो सकती है? कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।